आज हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बीए पार्ट सेकंड में संसाधन भूगोल और संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों से क्या तात्पर्य है, मानव के लिए संसाधन किस तरह से उपयोगी हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा पहले बताया था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन परिवर्तनशील होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। इस प्रकार अपन संसाधनों के बारे में पहले जानकारी दे चुके हैं। आज संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उनके बारे में तो अपन सामान्यतः पहला उपयोग की निरंतरता या सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं कि कौन सा संसाधन कितनी अवधि के लिए चलता है या कितने समय के लिए ये उपयोगी हो सकता है या कितने दिन। इसके बारे में उपयोग की निरंतरता के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते, उनको असमाप्त होने वाले संसाधन या नवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। दूसरे संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें समाप्त होने वाले या अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। और तीसरे हैं चक्रीय संसाधन। इस प्रकार सततता के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। असमाप्त होने वाले या नवीनीकरण योग्य संसाधन कि ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते या जिनका अपन नवीनीकरण कर सकते हैं, एक बार काम में लेने के बाद दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधनों को नवीनीकरण योग्य या असमाप्त होने वाले संसाधन कहा जाता है। जैसे अपन प्राकृतिक वनस्पति है, लकड़ी काट लें जंगल से और जंगल से लकड़ी काटने के बाद में दोबारा भी अपन जंगलों का विकास कर सकते हैं या वृक्षारोपण के द्वारा जंगलों को बढ़ा सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। ये ऐसे संसाधन आते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते या उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। तो पहला संसाधन ऐसे उपयोग की निरंतरता के जिन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है, जिसमें जनसंख्या मानव संसाधन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, फसलें, ये सभी संसाधन असमाप्त होने वाले संसाधन या नवीनीकरण योग्य संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, समाप्त होने वाले संसाधन या अनवीनीकरण योग्य संसाधन आते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार काम में लेने के बाद दोबारा उनका उपयोग या दोबारा संभव नहीं हो सकता है। एक बार ही उनका उपयोग किया जाता है और इनकी मात्रा भी सीमित होती है कि ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और उनके बनने की अवधि भी बहुत लंबी या लाखों वर्षों तक होती है। तो ऐसे संसाधन जो एक बार अपने निकाल लिए या काम में ले लिए तो दोबारा उसको दोबारा अपन नहीं बना सकते या दोबारा उसको काम में लेने में दिक्कत ले नहीं सकते, कि ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, एल्यूमिनियम, कोई भी खनिज अगर एक बार अपन ने खान से निकाल लिया और खान में अगर समाप्त हो गया तो दोबारा अपन खनिज नहीं बना सकते। ऐसे नहीं कि साहब चांदी दोबारा बना ली, एक बार खान से निकाल ली, कुछ दिनों बाद में फिर चांदी बन गई, ऐसा कोई नहीं। तो ऐसे संसाधनों को समाप्त होने वाले संसाधन कहा जाता है, जो एक बार निकालने के बाद तो दोबारा उनके बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और लाखों या करोड़ों वर्षों में जिनकी प्रक्रिया होती है। तो ऐसे संसाधनों को समाप्त होने वाले या अनवीनीकरण, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, के अंतर्गत आते हैं। तीसरे संसाधन ऐसे होते हैं जो चक्रीय रूप में होते हैं कि जिनका उपयोग अपन कई स्टेज में कर सकते हैं। जैसे पानी या जल का उपयोग अपन फैक्ट्रियों में कर सकते हैं, फैक्ट्रियों का पानी अपन कृषि में कर सकते हैं, कृषि का पानी दूसरी जगह दे सकते हैं। तो एक साइकिल के रूप में
जिनको चक्र के रूप में जो चीज चलती हैं, ऐसे संसाधनों को चक्रीय संसाधन कहा जाता है, जिसमें सबसे मेन चीज जल संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार उपयोग की निरंतरता के आधार पर अपने संसाधनों को 3 भागों में बांटा है। कुछ संसाधन जल्दी समाप्त हो जाते हैं, उनकी निश्चित अवधि होती है, तो ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, असमाप्त या नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। दूसरे ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार निकालने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, उनका नवीनीकरण अपन नहीं कर सकते। और तीसरे संसाधन ऐसे होते हैं जो चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार निरंतरता के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर पे है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कि कौन से संसाधन की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और किस तरह से पाया जाता है, उसके आधार पर भी संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा, परंतु मेन चीज से 2 तरह से होते हैं। एक जैविक या कार्बनिक संसाधन कहलाते हैं, जैविक या कार्बनिक संसाधन, और दूसरे अजैविक या अकार्बनिक संसाधन कहलाते हैं। जैविक या कार्बनिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी निश्चित जीवन चक्र होता है। ऐसे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र होता है जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, उनको कार्बनिक संसाधन भी कहा जाता है। ये संसाधनों में जैसे प्राकृतिक वनस्पति हो गई, जिनको वन कह सकते हैं अपन, वन्य प्राणी हो गए, वन्य प्राणी इसी में आते हैं, पशु पक्षी, वनस्पति, कोयला, खनिज तेल इसी के अंतर्गत आते हैं। ये संसाधन कुछ नवीनीकरण किया जा सकता है, कुछ का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ये दोनों प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण योग्य भी होते हैं और नवीनीकरण अयोग्य भी होते हैं। इसमें अधिकांशतः जैसे प्राकृतिक वनस्पति है तो प्राकृतिक वनस्पति का अपन नवीनीकरण कर सकते हैं, परंतु जैसे कोयला है, खनिज तेल है, उनका अपन नवीनीकरण नहीं कर सकते। तो ऐसे खनिज जिनमें जैविक तत्व पाए जाते हैं या जैविक तत्व जिनका निश्चित एक जीवन चक्र होता है, ऐसे संसाधनों को जैविक या कार्बनिक संसाधनों के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ 2 नंबर पे होते हैं अजैविक या अकार्बनिक तत्व, जिनका दोहन निश्चित उद्देश्य के लिए आधार पर है, जिनका जीवन चक्र नहीं होता। ऐसे संसाधन जिनका कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं होता, उनको अजैविक या अकार्बनिक संसाधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत उनका नवीनीकरण करना भी संभव नहीं होता, इनको अनवीनीकरण योग्य संसाधन भी कहा जाता है। संसार में जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो अधिकांश खनिज इसी के अंतर्गत या अजैविक या अकार्बनिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के माने गए, एक जैविक संसाधन है और दूसरे अजैविक। इनको कार्बनिक और अकार्बनिक भी अपन कह सकते हैं। ये संसाधन अजैविक संसाधन हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद ये दोबारा उपयोग में नहीं आते और समाप्त हो जाते हैं, जिनके बाद में ऐसे संसाधन, इनको समाप्त होने वाले संसाधन भी कहा जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा उद्देश्य या उपयोग के आधार पर, तीसरा उपयोग या उद्देश्य के आधार पर भी संसाधनों का अपन वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन सा संसाधन किस चीज में काम में लिया जा सकता है या इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है। इस आधार पर भी संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला संसाधन ऊर्जा वाले संसाधन कहलाते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाता है, ऊर्जा वाले संसाधन कहलाते हैं। ये ऊर्जा वाले संसाधन शक्ति के संसाधनों या शक्ति के साधनों के विकास में सहयोग देते हैं। ये यातायात, उद्योग धंधे या किसी भी विकास में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि ऐसे संसाधन जो केवल ऊर्जा के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे
निर्माण उद्योग में, यातायात में, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, ये सारी चीज़ें ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आती है, जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होने के बाद उसे अपने निर्माण उद्योगों में, यातायात में या अन्य कोई भी चीज़ में उपयोग की जाती है। इस प्रकार उद्देश्य या उपयोग के आधार पर पहला संसाधन में ऊर्जा संसाधन आता है। दूसरा कच्चे माल वाले संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो किसी भी उद्योग या कोई भी चीज़ के कच्चे माल के रूप में काम में लिए जाते हैं, उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे अपन उदाहरण दे के देखें कि जैसे मान लो अपन ने कपास बोया, कपास, गन्ना, तो ये कपास और गन्ना है, तो कपास का उपयोग किस में किया जाता है? सूती वस्त्र के लिए। तो कपास सूती वस्त्र के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कपास एक कच्चा माल है और जो सूती वस्त्र उद्योग में काम में लिया जाता है। इस कारण इसका नाम क्या हो गया? कच्चे माल वाले संसाधन। दूसरा अगर गन्ना है तो गन्ना चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है। बहुत से जैसे लकड़ी है, फर्नीचर उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो इस तरह से बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जो कच्चे माल के रूप में काम में लिए जाते हैं। जैसे फसलें जिसमें मेन कपास है, गन्ना है, फिर जैसे रबर है, रबर को अपन टायर के रूप में या अन्य किसी उद्योग में काम में ले सकते हैं, तो रबर भी ऐसा ही है। तिलहन है तो तेल उद्योग में या गाड़ी उद्योग में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार कि कच्चे माल वाले संसाधन भी होते हैं जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे कपास है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है, गन्ना है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है, रबर आते हैं तो रबर उद्योग के लिए या टायर उद्योग के लिए, टायरों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इनके अलावा जैसे तिलहन ये है तो ये तेल उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किए जाते हैं। इस प्रकार कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कच्चे माल के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, उनको कच्चे माल वाले संसाधन कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा खाद्य संसाधन कहलाते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो केवल खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, उन संसाधनों को खाद्य संसाधन के नाम से जाना जाता है। ये संसाधन अधिकांशतः मानव के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। अपन देखें वनस्पति या नमक, पशु पक्षी, जीव, मत्स्य, ये सारी चीज़ें संसाधन के अंतर्गत आते हैं, परंतु ये सारी खाद्यान्न वाले संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। इनका अधिकांश उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। जितने भी फसलें हैं, सारी फसल संसाधन के अंतर्गत आती हैं, परंतु ये खाद्यान्न के रूप में आती हैं। तो ऐसे संसाधन वनस्पति भी हो सकती है, जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं, गोंद भी हो सकते हैं, फल फ्रूट भी हो सकते हैं, मछली भी हो सकती हैं। ये जितने भी जंगली जानवर, ये सब जिनका उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है, खाद्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार उपयोग या उद्देश्य के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के हो गए। ऊर्जा वाले संसाधन हो गए, कच्चे माल वाले संसाधन हो गए और खाद्यान्न वाले संसाधन। इसके अलावा चौथा अपन देखें, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है कि कौन से संसाधन पर किसका अधिकार है या किसका स्वामित्व है। इस आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। अपन देखें, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका पूरा दुनिया, पूरी विश्व या अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक अधिकार होता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन कहा जाता है। जैसे अपन चलें, सूर्य से अगर अपन को सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? सार्वभौमिक या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ज्वारीय ऊर्जा, महासागरों से ज्वार आते हैं तो उसके द्वारा भी आप अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिनका पूरी दुनिया का अधिकार होता है। जितने भी महासागर हैं तो महासागरीय संसाधन भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन पर सभी का अधिकार होता है, सभी का उसका उपयोग कर सकते हैं।
तो ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन कहते हैं, जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं और सभी के लिए होते हैं। किसी एक आदमी का या किसी एक राज्य का या किसी एक देश का या किसी एक महाद्वीप का कोई अधिकार नहीं होता। समस्त संसार के लिए होते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जो किसी पर्टिकुलर उस देश के लिए होते हैं। उस देश की सीमाओं के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे अपने भारत में अगर संसाधन में खनिज हैं तो अपने संसाधन होंगे तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जितने भी अपने खनिज, जितनी भी अपनी जनसंख्या, जितना भी अपना तकनीकी ज्ञान, जितना भी अपना कौशल, तो जो चीज़ें किसी देश की सीमा के अंतर्गत पाई जाती हैं वो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जिस देश की संपत्ति मानी जाती है उस देश के अंदर जो होता है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरे संसाधन ऐसे होते हैं जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही होते हैं, उन पर किसी व्यक्ति का अधिकार ही होता है। तो ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत, जैसे अपने कोई भी अचल संपत्ति है, कोई प्लाट है, अपना ज्ञान है, मानव कौशल है, परिवार की संपत्ति है, भूमि है, नगद है, अपना कैरेक्टर है, अपना स्वास्थ्य है, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत या निजी संसाधन के अंतर्गत आती हैं। निजी संसाधन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसपे केवल व्यक्ति का अधिकार है। आपको कितना तकनीकी ज्ञान है तो ये संसाधन आपका व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या सार्वभौमिक संसाधन कहलाते हैं, जिस पर पूरा देश, पूरे संसार का अधिकार होता है और सभी लोग उसको काम में ले सकते हैं। महासागरीय जितने भी महासागर हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या सार्वभौमिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कुछ जो राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत पाई जाती हैं राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, और कुछ जिन पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहलाते हैं। अपना तकनीकी ज्ञान हो गया, अपनी पूंजी हो गई, अपनी सर्विस हो गई, अपने जो भी मकान, जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी कुछ भूगोलवेताओं ने संसाधनों को अन्य प्रकारों से भी बांटा है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसके अलावा अपन प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और प्रकृति के द्वारा दिए हुए जितने भी अपने खनिज हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, अन्य कोई भी मृदा है, फसलें हैं जो प्रकृति प्रदान करती है, तो ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिनका योगदान प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं या जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आपको बताया कि जितने भी खनिज हैं, जितने भी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति है, जितने भी समुद्रों में अन्य चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। दूसरे ऐसी चीज़ होती हैं जो मानव संसाधन के अंतर्गत आती हैं, जिनका निर्माण मानव स्वयं खुद करता है, मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जिसमें मानव का ज्ञान है, मानव का कौशल है, तकनीकी ज्ञान है, उसकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता है, इनके अलावा उसकी संस्कृति है, उसकी वैज्ञानिक तकनीकी है, ये सभी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण मानव स्वयं करता है। और मानवीय संसाधन भी सबसे मेन चीज संसाधन है, क्योंकि मानव अपने तकनीकी ज्ञान से, कौशल से, मानसिक स्वास्थ्य से अपने संसाधनों को किस तरह से उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार अन्य कई ने प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इस प्रकार अपन देखें तो संसाधनों का वर्गीकरण बहुत अलग अलग विद्वानों,
अलग अलग भूगोलवेताओं या अलग अलग तरह से किया गया है। इस प्रकार संसाधन बहुत सी तरह से होते हैं जिनके बारे में आपको सामान्य जानकारी दी है। तो इस तरह से संसाधन एक महत्वपूर्ण है और इनका वर्गीकरण भी अपन कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस